आईएफआरएस एक वो एरिया है जिसमें कांस्टेंट दुनिया में चेंज आ रहा है, और अब एक और चेंज आपकी खिदमत में हाजिर है जो बहुत जल्द आने वाला है, एक्सपोजर ड्राफ्ट की फॉर्म में तो आ चुका है, एंड दैट इज आईएफआरएस 3 एंड आईएस 36। दे आर इंटरकनेक्टेड। इसका जब आप एक कंपनी को, एक इदारे को चलता हुआ खरीदते हो तो नॉर्मली उस चलते हुए इदारे को हम सीजीयू कहते हैं, और फिर बाद में उस सीजीयू की इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी होती है जो कि आईएस 36 के थ्रू होती है। तो इन दोनों में एक रब्त, एक कनेक्शन है आईएफआरएस 3 में और आईएस 36 में। जो लोग पढ़ते हैं वो जानते भी हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो यूज़र है ना, एक आम आदमी, इन्वेस्टर, ये जानना चाहता है कि भाई कंपनी की जो टेक ओवर की परफॉर्मेंस कैसी है। तो इस वक्त तक जो स्टैंडर्ड है ना वो ये है कि अगर गुडविल की इंपेयरमेंट हुई है ना तो वो ये कहता है कि यार ये टेक ओवर फ्लॉप हो गया, यानी जो टेक ओवर किया है, खरीद चलता हुआ बिजनेस खरीदा है, इंपेयरमेंट हो गई तो फ्लॉप है। इंपेयरमेंट नहीं हुई तो सही जा रहा है। जबकि एक बात सोचें, अगर इंपेयरमेंट नहीं हुई तो पॉजिटिव साइड तो वो दिखा नहीं रहा, हो सकता है उससे भी बहुत आगे निकल गया हो। यानी अभी सिर्फ एक ही यार्ड स्टिक है, एक ही इंडिकेटर है, इंपेयरमेंट हुई तो बुरा है, नहीं हुई तो अच्छा है। लेकिन नहीं हुई तो कितना अच्छा है, इस बारे में कोई पॉजिटिव डिस्क्लोजर्स नहीं है जो अब आने वाले हैं। देन सेकंड क्या है, गुडविल इंपेयरमेंट टेस्टिंग। यस, गुडविल की इंपेयरमेंट टेस्टिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। इसमें तरह तरह की अजम्पशंस, तरह तरह की चीज़ें ली जाती हैं, बहुत टेढ़ी चीज़ें, यानी बहुत क्वालिफाइड लेवल, बड़े लेवल का। यानी अगर बड़ी कंपनीज के आपने टेक ओवर्स की गुडविल निकालनी है तो आम आदमी के बस की बात भी नहीं है। इट्स टाइम कंज्यूमिंग जी, बहुत टाइम लग जाता है। तभी एक मसला क्या होता है, जिस दिन हकीकत में इंपेयरमेंट हुई है और जब शेयर होल्डर के सामने रिपोर्ट हो रही है, इसके बीच में बहुत टाइम डिफरेंस आ जाता है जो कि फिर इररेलेवेंट हो जाती है शेयर होल्डर के लिए। इट्स एक्सपेंसिव। यस, मैंने कहा ना आम आदमी नहीं कर सकता। मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ। करीब 2011 या 12 की बात है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कंपनी, उसका नाम भी नहीं ले रहा, उसने एक दूसरे जाइंट को टेक ओवर किया था। तो उस टाइम बिग फोर को उसने उस वक्त सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करने की फीस 50 लाख रुपए दी थी। 2011 की बात कर रहा हूँ, जब शायद डॉलर 100 रुपए से भी कम था या 100 रुपए था। तो आज के दौर में कितनी फीस होगी? तो ये बहुत एक्सपेंसिव मामलात भी हैं। और दे आर, मैंने ये बता दिया, दे आर रिकग्नाइज लेट, यानी जिस दिन असल में इंपेयरमेंट होती है और जिस दिन वो बुक होके शेयर होल्डर को दिखाई जाती है, इसके बीच में बहुत गैप आ जाता है। तो अब आईएफआरएस 3 की ये नई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स उन्होंने रिकमेंड की है कि सबसे पहले तो एक्विजिशन डेट पर जो की ऑब्जेक्टिव सेट किए ना पेरेंट कंपनी ने, केपीआईज वगैरह सेट किए, टारगेट सेट किए, वो शेयर होल्डर को आप बताएं डिस्क्लोजर में, ताकि शेयर होल्डर को इसकी पॉजिटिव साइड भी पता लगे। देन क्वांटिटेटिव इन्फो प्लस जो सिनर्जीज वगैरह एक्सपेक्टेड है वो बताएं। तो जब ये आईएएसबी ने तो ये प्रपोज किया है, तो इस पर लोगों ने पीपल कमेंटेड, लोगों ने कमेंट ये किया कि भाई अगर हम ये बातें डिस्क्लोज करना शुरू कर दें तो मुमकिन है कमर्शियली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी मार्केट में चली जाएगी, और उसकी वजह से हमारे, हो सकता है कोई कॉन्फिडेंशियल चीज चली जाए, या हो सकता है उसकी वजह से हमारे ऊपर कोई लिटिगेशन रिस्क आ जाए। ये आईएएसबी को लोगों ने कमेंट करके बोला। तो आईएएसबी ने उसके जवाब में जो अभी तक बोला है, उसने बोला यार हम ये नहीं कह रहे सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, कुछ एग्जाम्पशंस भी उसमें अवेलेबल होंगी, और हम ये कह रहे हैं कि टोटल इन्फॉर्मेशन का कुछ हिस्सा, यानी सबसेट जिसको बोलते हैं सबसेट, या फिर एक और बात उन्होंने बोली है कि ओनली स्ट्रेटेजिक बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में बता दो तो भी काफी है। तो ये तो आईएफआरएस 3 में चेंज आने वाला है। अब आइए आईएस 36 में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आईएस 36 में क्या प्रॉब्लम है। देखें, एक चीज तो पहले जहन बना लें, मैंने उधर भी बताया कि लोग ये कहते हैं कि अगर गुडविल गिर रही है तो कंपनी टेक ओवर बुरा है, गुडविल नहीं गिर रही, इंपेयर नहीं हो रही तो टेक ओवर अच्छा है। नहीं, एक आम आदमी की ये सोच है। अब जरा सीजीयू के अंदर मसाइल सुने। सीजीयू के अंदर गुडविल भी होती है, दूसरे एसिड्स भी होते हैं। तवज्जो सुनना, ये सबसे इल्मी मसला है। गुडविल भी होती है, दूसरे एसिड्स भी होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि गुडविल तो आपकी बेकार है, गुडविल डाउन है, लेकिन दूसरे एसिड्स इतने अच्छी वैल्यूएशन पे हैं कि वो ओवरऑल सीजीयू को बचा के रख रहे हैं, नहीं ओवरऑल सीजीयू के हालात अच्छे नजर आ रहे हैं, जबकि गुडविल खराब है। तो अब इस वजह से इंपेयरमेंट, अगर सीजीयू लेवल पे देखें तो इंपेयरमेंट हुई नहीं, तो ऐसी सूरत हाल में गुडविल जो कि हकीकत में बुरी थी, जिसकी इंपेयरमेंट होनी चाहिए थी, वो बच गई एक केस। और इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, यानी उन दूसरे एसेट्स ने गुडविल को शील्ड कर लिया और गुडविल को बचा लिया। एक और केस भी हो सकता है कि गुडविल बहुत अच्छी थी, सेकंड केस सुनिए, गुडविल तो बहुत अच्छी थी लेकिन बाकी सारे एसेट्स बहुत बेकार हो गए थे। तो अब इस वजह से ओवरऑल सीजीयू की वैल्यूएशन गिरेगी, और जब ओवरऑल सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट गिरेगा और इंपेयरमेंट आएगी, तो इंपेयरमेंट जब हिट होती है सीजीयू में तो पहला नंबर गुडविल का आएगा। तो गुडविल बेचारी जो कि बहुत अच्छी थी, उसने दूसरे एसेट्स की वजह से मार खा ली, और जिसकी वजह से शेयर होल्डर गुमराह हो जाएंगे। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। अब इसका हल उन्होंने एक ये बताया कि अब आईएफआरएस 3 की जो नई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आ रही है ना, तो वो बिजनेस कॉम्बिनेशन को और गुडविल वाले हिस्से को डिस्क्लोजर में अलग से डायरेक्टली डील करेगी, यानी अब आपको इस पर ज्यादा डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। दूसरा मसला, कुछ लोग समझते हैं गुडविल एक वेस्टिंग एसेट है।
साहब वेस्टिंग एसेट क्या होता है, जिसके बारे में कहा जाता है हुज वैल्यू डिक्रीजेज विद टाइम, वक्त के साथ साथ डिक्रीज होती है। तो हाँ ये बात सच भी है कुछ हद तक के, वक्त के साथ साथ एक पुराना ब्रांड जो है ना, तो लोगों की परसेप्शन ये भी होती है यार अब ये पुराना हो गया, उसमें मार्केट में नई चीजें भी आ रही होती हैं, तो गुडविल विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिर रहा है। तो लोग कहते हैं, ये जिन लोगों की ये सोच है कि गुडविल वेस्टिंग एसेट है, कि जब ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू गिर रही है तो इसकी एमोटाइजेशन हर साल बुक होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं बुक हो रही। अभी जो इस वक्त लेटेस्ट स्टैंडर्ड है वो गुडविल की एमोटाइजेशन बुक नहीं करा रहा, तो इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट और एसओसीआई उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रही। और ये वाला जो प्रॉब्लम है जो मैंने अभी ऊपर बताया कि गुडविल की तो सही इंपेयरमेंट वैसे ही नहीं हो रही, ये वाले जो मसले बताए थे शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, तो वो कह रहे हैं वेस्टिंग एसेट जो लोग कहते हैं ना कि गुडविल है, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे कि गुडविल का सही अमाउंट पीएनएल में नहीं गिर रहा। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा इंपेयरमेंट का प्रोसेस ही खराब है, साथ ये भी उन्होंने लिखा है। अब जो चेंजेस IAS 36 के लिए आ रही है ना, वो गौर से सुने। नंबर 1 चेंज तो ये आ रहा है कि अभी तक जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि भाई अगर जब हम वैल्यू इन यूज निकाल रहे होते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज में, तो फ्यूचर कैश फ्लोज में फ्यूचर के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी फ्यूचर में जो रीस्ट्रक्चरिंग होने की जो अभी तक कमिटेड नहीं है, ना वो फ्यूचर का कैपिटल एक्सपेंडिचर हम इंक्लूड करते हैं, ना उस फ्यूचर के कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं उसको इंक्लूड करते हैं, टोटली इग्नोर करते हैं। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि उसको भी हम अलाउ कर रहे हैं कि वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड चीज, इस वक्त जो करंट स्टैंडर्ड है वो कहता है कि वैल्यू इन यूज में प्री टैक्स यानी बिफोर टैक्स कैश फ्लोज लें, और जो डिस्काउंट रेट फैक्टर लेना है ना, डिस्काउंट रेट, वो भी बिफोर टैक्स लेना है, वो भी बिफोर टैक्स लेना है। लेकिन अब आने वाले वक्तों में ये लोग कह रहे हैं कि हम ये रिस्ट्रिक्शन हटा रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम प्री टैक्स भी ले लो और आफ्टर टैक्स भी ले लो, ये आपकी मर्जी, यानी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मर्जी है। ऑर्गेनाइजेशन की जो अपनी इंटरनल पॉलिसीज हैं, जो इंटरनल सारे डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, उसके साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए, इस तरह का काम कर लें। आखिरी बात ये कि जो चेंजेस आएंगी इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करवाने का मूड है ISB का, या प्रोस्पेक्टिवली, तो जनाबे वाला प्रोस्पेक्टिवली। और अब जो नया डॉक्यूमेंट आने का इसका वो जुलाई में गालिबन आने का है, जिसमें ISB और रिप्लाई करेगा। उम्मीद है आपको सीखने को मिला होगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।